नमस्कार, वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पिटाई कांड की हकीकत की, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक्सक्लूसिव बयान को, जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है और साफ कहा है कि यूपी में 2022 का चुनाव योगी के नाम और चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। सीएम पद के इकलौते उम्मीदवार भी वही है। यूपी को लेकर खासकर लोग कह रहे हैं कि वहां का मैनेजमेंट कहीं नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री ने बहुत ही शानदार काम किया है। स्वयं भी वो कोविड से प्रभावित हुए थे, लेकिन कोविड से प्रभावित रहने के बावजूद जब आइसोलेशन में थे तब भी वो लगातार वो काम करते रहे। आपने इसलिए उनके नियत पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता और न उनके परिश्रम के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा सकता है। आपने हमारे सीधी बात कार्यक्रम में कहा था सीएम नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को, तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी यूपी की। हाँ, सीएम तो वही हैं, तो और कहां से लाएंगे। ये पूरी बातचीत आज रात 9 बजे आप आज तक पर देख सकते हैं। इस बीच आइए एक और बड़ी खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में आज हो रही है, उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से जुड़ी हुई। गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई में जादू टोना और ताबीज वाला एंगल कितना सच है कितना झूठ, आज दिखाएंगे। किसने बनाया वीडियो, किसने लिखी स्क्रिप्ट? पिटाई से पहले, पिटाई के बाद के वीडियो सबूत। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार में है, इंतजार में कह के भेजा, कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ। कितने किरदार, कितने राजदार, क्या है सच? हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हैं, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं क्या उनकी हमें शनाख्त कराई गई है? हमें बुलाया नहीं जा रहा। क्या अब्दुल समद बहाना दंगा था भड़काना? जादू टोने वाला एंगल या धर्म के नाम पर अधर्म? इम्तियाज भाई के पास आए थे। इम्तियाज भाई बोले मुझसे इनको लेके पंथला चला गया परवेज के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेज का फोन आता रास्ते में। समाजवादी पार्टी के नेता की भूमिका क्या है? ताबीज की थ्योरी में कितना सच कितना झूठ? साजिश के सुराग और पुख्ता सबूत किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अपराध और अपराध को अंजाम देने वालों को बेपर्दा कर देते हैं, लेकिन कुछ गुत्थी उलझी रह जाती है या फिर उलझा दी जाती है। कहिए, आज हम आपको गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ हुई पिटाई की गुत्थी क्यों उलझ गई, क्यों पीड़ित बुजुर्ग को अपना बयान बार बार बदलना पड़ा, आखिर पूरे केस में जादू टोने का चक्कर क्या है? आरोप है कि एक नेता ने सच्चाई पर पर्दा डालकर धर्म वाली झूठी थ्योरी को फैला दिया। वही झूठी थ्योरी सोशल मीडिया के जरिए देश भर में वायरल हो गई। पूरा सच इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बुजुर्ग अब्दुल समद केस में नए नए वीडियो और नए नए किरदारों से पर्दा उठ रहा है। अब तक 2 थ्योरी सामने आई। सबसे पहले दोनों थ्योरी को समझिए। थ्योरी नंबर 1, धार्मिक नारे पर बुजुर्ग की पिटाई। थ्योरी नंबर 2, ताबीज को लेकर बुजुर्ग की पिटाई। अब्दुल समद के बार बार बदलते बयान और आरोपियों की गिरफ्तारी से मामला और उलझ गया। बुजुर्ग समद को बुरी तरह पीटा गया, उनकी दाढ़ी काटी गई, ये 100 आने सत्य है। लेकिन पिटाई के पीछे वजह को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। अब पूरे केस में 5 वीडियो सामने हैं। वायरल वीडियो नंबर 1, जिसमें बुजुर्ग के साथ पिटाई के सबूत मौजूद हैं। वायरल वीडियो नंबर 2, बुजुर्ग के सामान में जादू टोने की थ्योरी के सबूत हैं। वायरल वीडियो नंबर 3, समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान के साथ पीड़ित।
वायरल वीडियो नंबर 4, पिटाई से पहले जादू टोना करने की बात कबूलते अब्दुल समद। वायरल वीडियो नंबर 5, अब्दुल समद को गुज्जर के घर से ले जाने वाले सद्दाम का कबूलनामा। अब इस पूरी कहानी में 3 सबसे बड़े सवाल हैं, जिसके जवाब में पूरी कहानी का सच छुपा हुआ है। सवाल नंबर 1, क्या मारपीट के पीछे जादू टोना वजह है? सवाल नंबर 2, क्या अब्दुल समद आरोपियों को जानते थे? सवाल नंबर 3, क्या जंगल में अब्दुल समद को पीटा गया? कहानी में पेच इसलिए सामने आया क्योंकि 72 साल के अब्दुल समद ने एफआईआर में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन वायरल वीडियो में पिटाई को धार्मिक एंगल दे दिया गया। सबसे पहले ये समझिए कि अब्दुल समद आरोपियों को जानते थे या नहीं, पूरा मामला धर्म का है या ताबीज का। आप अब्दुल समद का पिटाई से पहले का वीडियो गौर से सुनिए। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो सब देके गए हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने के। ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे पर थे, झूठ रहे थे नहीं है? हाँ। इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। ये क्या भेजा इंतजार ने? बस वीडियो में अब्दुल खुद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आरोपियों को वो जानते थे। इसी केस में अरेस्ट हुए बौना उर्फ सद्दाम ने कबूल किया है कि इंतजार के कहने पर ही वो अब्दुल को गुज्जर के घर ले गया था। इम्तियाज भाई के पास आए थे। इम्तियाज भाई बोले मुझसे इनको लेके पंथला चला गया परवेज के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेज का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेज बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने आ लिया 5 मिनट में, ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो शक के दायरे में समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान है। गाजियाबाद पुलिस के कटघरे में वो इसलिए है क्योंकि माना यह जा रहा है कि ताबीज का मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ मामला, तो फिर एक धार्मिक नारे से इस पूरे मामले को जोड़कर सांप्रदायिक रंग देने की पहल उन्होंने क्यों की? अब सवाल है कि जब मामला जादू टोने और ताबीज का है तो धर्म का एंगल क्यों अब्दुल समद बता रहे हैं, बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देके गए हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने के। ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे पर थे, झूठ रहे थे नहीं है? हाँ। इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। ये क्या भेजा इंतजार ने? बस भैया पुलिस वाले ले गए, ले के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को 2 मुलजिम और भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। लेकिन हाथ पकड़ लिया, इधर से डंडे बेल्ट चैन मेरे बांध दिए, मारा। क्या आप उन लड़के को जानते थे पहले से? नहीं जानता मैं तो, ये तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई नहीं जानता और ना कोई मुसलमान था मुसलमान लगा, सब वही लोग। पुलिस पीड़ित के बदलते बयान के पीछे सियासी साजिश देख रही है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक पूरे केस में धर्म वाले एंगल के स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान ने लिखे। नाम उम्मेद पहलवान, पहचान समाजवादी नेता, आरोप दंगा भड़काने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक उम्मेद पहले से ही अब्दुल समद को जानता है। ये भी जानता था कि झगड़ा ताबीज का था, लेकिन फेसबुक लाइव करके पूरे केस को सांप्रदायिक रंग दे दिया। पुलिस ने उम्मेद के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये एक स्थानीय नेता हैं, इन्होंने ही शुरुआत करी इस चीज को अलग रंग देते हुए, जबकि ये भी जान रहे थे कि मारपीट किसने करी है। तो इन्होंने भी तो शुरू में नाम नहीं बताया, इन्होंने भी उस वीडियो में कुछ और बातें कही, जबकि जो जिन शख्स की पिटाई हुई वो भी और जो ये कल जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ये दोनों लोग जान रहे थे कि ये घटना किसने करी, किसने मारपीट करी, तब भी जो है सही बातें नहीं बताई। ये तस्वीरें सबूत है उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बता रहे हैं।
चचा मेरे पास आए 2 दिन लगातार और मैं 2 दिन थाने रहा। थाने की फुटेज देख लीजिए। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जब पुलिस ने कोई भी एक्शन इसमें नहीं लिया तो मुझे मजबूरन फेसबुक लाइव आना पड़ा। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार हो चुके आरोपी इंतजार ने ही अब्दुल को प्रवेश के घर में भेजा था। 5 जून को प्रवेश गुज्जर के घर पर ही मारपीट हुई। मामला जादू टोने का था। कुल मिलाकर जादू टोने की ये लड़ाई जय श्री राम तक पहुंच गई थी, जिसका नतीजा है कि एक के बाद एक गाजियाबाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज की है। गाजियाबाद एसएसपी का यह भी कहना है कि जो स्थानीय नेता है उमेश सिंह, उनको सारी घटना की जानकारी थी, फिर भी ये प्रोपेगेंडा बनाया गया, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन होगा। कैमरामैन पवन के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। तो गाजियाबाद पुलिस बुजुर्ग अब्दुल समद को इंसाफ देने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच इंसाफ की इस लड़ाई में पुलिस पर ही नाइंसाफी का आरोप क्यों लग रहा है? क्यों लंबे वक्त से सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की वजह से आज सवाल खड़े हो रहे हैं? ट्विटर इंडिया पर एफआईआर, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पर एफआईआर, पत्रकार अरफा पर एफआईआर, न्यूज पोर्टल पर एफआईआर, समाजवादी नेता पर एफआईआर। तो क्या गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई केस में दर्ज हुई एफआईआर पर एफआईआर के पीछे कई मकसद हैं? क्या पिटाई सिर्फ बहाना है, आलोचक निशाना है? क्योंकि एक्शन की टाइमलाइन को देखें तो मोदी और योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसे आप यूं समझ सकते हैं। नंबर 1, ट्विटर और केंद्र सरकार में ठनी हुई है। नंबर 2, लंबे समय से सरकार के आलोचकों पर एफआईआर। इसे आप प्रयोग समझिए या संजोग। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप यह है कि सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ ट्वीट किए गए हैं। साजिश के तहत आपसी झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एफआईआर को लेकर सियासत हाई है। ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? कमाल है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, खौफ खत्म हुआ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को आके पीट देगा। सरकार का कोई खौफ ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सरकार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार बताए क्या अपराध नहीं हुआ है? क्या विक्टिम की दाढ़ी नहीं काटी गई है? क्या उसको अपहरण करके उसके साथ मारपीट नहीं की गई है? एफआईआर की टाइमिंग समझिए। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद केस को लेकर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया और उसी रिएक्शन पर सबसे बड़ा एक्शन ट्विटर पर हुआ। ट्विटर के खिलाफ देश में पहली एफआईआर दर्ज हुई। ये इसलिए हुआ क्योंकि ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। पूरे मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री की दलील भी सुनिए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहेंगे कि ये निर्णय हमने अचानक नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट के दो निर्देश थे, प्रांजुला केस 2018 में, फेसबुक केस 2019 में, कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, नॉर्म बनने चाहिए नग्नता के खिलाफ, पोर्नोग्राफिक बच्चों के खिलाफ, जो बच्चों के खिलाफ पोर्नोग्राफी होती है, जो हेट मैसेजेज आते हैं जिससे वायलेंस होता है, इत्यादि इत्यादि। संसद ने मेरे ऊपर कमिटमेंट लिया था 2018 में राज्यसभा में, ऑल पार्टी की डिमांड थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज का रिकमेंडेशन था। तो व्यापक चर्चा के बाद, 4 साल के संवाद और चर्चा के बाद ये कानून बना है, इस बात को समझिए। तो गाइडलाइन बनाई है, उसके क्लॉज 7 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने इसको नहीं माना तो इसका असर होगा कि इंटरमीडिएट स्टेटस आपका 79 पर उसका असर पड़ेगा और आपके खिलाफ बाकी कानून, आपराधिक कानून लग सकते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब यह होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म है, लोग चर्चा कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उनकी चर्चा के कुछ कानूनी उल्लंघनों का असर आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो आप, और ये मैंने नहीं किया, कानून में इस बात का प्रावधान था, ये हम आपसे कह रहे हैं।
देश के कानून मंत्री एक्शन के पीछे नियमों का हवाला दे रहे हैं, ट्विटर पर एक्शन की वजह गिना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई वो अपना कसूर पूछ रहे हैं। एफआईआर को मैंने ढंग से पढ़ा, उसमें ये लिखा गया कि आप लोगों ने उस वीडियो को डाला, वीडियो को वायरल किया। मैं आपके माध्यम से, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी वीडियो डाली, पहले तो वो बताइए, क्योंकि मैंने कोई वीडियो डाली ही नहीं, पहली चीज। हाँ, मैंने ट्वीट जरूर किया है और मेरा ट्वीट अभी भी पब्लिक डोमेन में है, मैंने उसको हटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ट्वीट में मैंने जो बात कही है वो बात सही है। वो सवाल पूछने चाहिए सरकार से, जो सरकार से सवाल पूछने चाहिए, और मैंने अकेले नहीं पूछा है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने सवाल पूछा है। सोशल मीडिया की पोस्ट पर कमेंट करने या फिर ट्विटर पर पोस्ट करने की वजह से एफआईआर दर्ज की गई। फिर चाहे सरकार के आलोचक रहे हों या फिर ट्विटर, सरकार के एक्शन पर सबसे बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोला। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि केंद्र सरकार ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर पाई तो नए नियमों को हथियार बनाकर आवाज दबाने की कोशिश की है। Unfortunate. This is very unfortunate. They cannot control Twitter. That's why they want to bulldoze Twitter. They cannot control me, so they want to bulldoze my government. They want to bulldoze my party. They cannot control some journalists, so they want to kill them. So that is their phenomena. लंबे वक्त से ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच टकराव चल रहा है और ये विवाद ट्विटर के दफ्तर में दिल्ली पुलिस को भेजने तक पहुंच गया था। गाजियाबाद में ये बुजुर्ग की पिटाई का मामला, एक वायरल वीडियो का पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन इसी के बहाने देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। जी हां, ये लगातार आलोचना सरकार की हो रही है कि विरोध की हर आवाज को कुचल देना चाहती है। इसी बीच ममता बनर्जी ने सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने इसी के साथ अतिक्रमण सोच वाली ये सरकार कहते हुए ये भी कहा है कि राज्यपाल जानबूझकर अमित शाह के व्यक्ति के तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आइए आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए हैं। बंगाल में केंद्र सरकार बनाम ममता सरकार की सीधी जंग में आज दो तस्वीरें आई। 2 दिनों से बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ राजधानी दिल्ली में हैं और इसी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया। आज ममता बनर्जी ने बंगाल पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, ममता सरकार पर राज्यपाल के आरोप और पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी का सच बताया। सबसे पहले इसे समझिए। ममता बनर्जी की बड़ी बात नंबर 1, चुनाव बाद हुई हिंसा के आरोपी नहीं बचेंगे। ममता बनर्जी की बड़ी बात नंबर 2, गवर्नर का रिमोट कंट्रोल शाह के हाथ में। ममता बनर्जी की बड़ी बात नंबर 3, वैक्सीन टैक्स फ्री हो, इस पर प्रधानमंत्री खामोश। गवर्नर जगदीप धनखड़ के दिल्ली दौरे को लेकर बंगाल में सियासत खूब हो रही है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी बंगाल में राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई जारी है। अब आप दिल्ली दौरे पर आए गवर्नर जगदीप धनखड़ को सुनिए। मैंने आज व्यथित मन से मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पोस्ट पोल रेट्रिब्यूटिव वायलेंस पर लिखा है। 6 सप्ताह से अधिक समय हो गया, 4 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, एक शब्द नहीं कहा गया है पोस्ट पोल रेट्रिब्यूटिव वायलेंस के ऊपर। आजादी के बाद देश ये सबसे भयावह स्थिति देख रहा है। मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किया है कि वो मुझे स्थिति से अवगत कराएं और अपने मंत्रिमंडल में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फाइंडिंग अलार्मिंग सिचुएशन दैट बंगाल इज वर्चुअली ऑन फायर तुरंत कदम उठाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून के राज से दूर चले जाएं, संविधान को तिलांजलि दे दें, यह संभव नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि होम डिपार्टमेंट ने मेरी चिट्ठी के ऊपर प्रतिक्रिया दी है। पहले भी होम डिपार्टमेंट 2 बार ऐसा कर चुका है और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी, जो पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे, मेरे से आकर तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अलपन बंडोपाध्याय के सामने सफाई दी थी। बंगाल में बीजेपी में फूट और टूट की चर्चाएं गर्म हैं। ऐसे में गवर्नर के दिल्ली यात्रा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच वाक युद्ध चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लोग सारी सीमाएं, सारा हद पार कर चुके हैं। एक संवैधानिक पद को जिस तरह से अपमानित किया जाता है,
हमारे माननीय राज्यपाल क्या कहते हैं। जो घटना घटती है उसके बारे में वो पूछते हैं, तो ये राज्यपाल का अधिकार में पड़ता है कि बंगाल में कोई ऐसा घटना घटे जो लॉ एंड ऑर्डर के बाहर हो, लॉ एंड ऑर्डर उससे खंडित होता हो, तो यही प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें आपको तकलीफ क्यों होती है, उसको ठीक करो ना भाई। राज्यपाल वो दिन क्या भूल गए जब मुजफ्फरनगर में कितने आदमी मार दिए गए थे, गुजरात में कितने आदमी मार दिए गए थे, हमारे बॉम्बे में 93 में कितने आदमी मार दिए गए थे। तो वो राज्यपाल तो रिपोर्ट लेके नहीं दौड़ा था। तो ये राज्यपाल जो है इनके दिमाग में शायद ये घुसा हुआ है जो बंगाल में हिंसा हो रहा है। टीएमसी के मंत्री साधन पांडे का कहना है कि चुनावी हार के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता माफी मांगते घूम रहे हैं। ऐसे में गवर्नर को मोहरा बनाकर बंगाल सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रही है मोदी सरकार। ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ सरकार के खिलाफ भिड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में चिराग पासवान की पार्टी उनके हाथों से निकल गई। रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। अब आधिकारिक तौर पर एलजेपी के मुखिया पशुपति पारस होंगे। पार्टी संगठन ने नया नेता चुन लिया और इसी के साथ फैमिली ड्रामे में नया अध्याय जुड़ गया। कुछ हद तक तय हो गया कि विरासत में मिली सियासत देखते ही देखते चिराग के हाथों से निकल गई। पार्टी दफ्तर के बाहर चिराग पासवान गुट के समर्थकों का हंगामा भी काम नहीं आया। कार्यकारी अध्यक्ष सूरज भान के घर अध्यक्ष का चुनाव हुआ। पार्टी नेताओं ने नए अध्यक्ष पर मोहर लगा दी, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर दोनों के अपने अपने दावे हैं। क्या बेस्ट लीगल वे आउट होगा, क्या हम लोग को अगला कदम उठाना चाहिए, उसको लेकर हम सबकी चर्चा चल रही है। सही समय पर आने पर उसकी जानकारी देंगे। पशुपति पारस गुट मान रहा है कि पार्टी हाथ में आ गई है, लेकिन चिराग पासवान अब तख्ता पलट के खिलाफ कानूनी चौखट पर दस्तक देने की तैयारी कर चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी आखिर किसकी, चाचा की या फिर भतीजे की, इसको लेकर दोनों पक्षों में रस्साकशी जारी है और दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में ये पूरा मामला इलेक्शन कमीशन या फिर कोर्ट में अब जाना लगभग तय माना जा रहा है, ताकि इसका फैसला हो सके कि आखिर लोक जनशक्ति पार्टी पे चिराग पासवान का कब्जा होगा या फिर चाचा पशुपति पारस का। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। शुरू हो गई तबाही की बारिश। कहर बरपाने लगी नदियां, आने लगी बाढ़। टूटने लगे पहाड़, फटने लगे बादल। डूबने लगी बस्तियां, बहने लगे पुल। मॉनसून के शुरू होते ही बारिश का जोर। नेपाल का पानी यूपी बिहार में लाया तबाही। बंगाल में भी बारिश से जिंदगी पानी पानी। ये नेपाल में जल प्रलय की तस्वीरें हैं। पड़ोसी मुल्क है, यहाँ बारिश के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि चप्पा चप्पा इसकी गवाही दे रहा है। नेपाल में बाढ़ का मतलब है भारत में भी खतरा। जी हाँ, नेपाल में जब भी तबाही आती है, हाहाकार बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मच जाता है। और इस बार भी वैसा ही हुआ।
आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नेपाल का पानी बिहार और यूपी में कहर बरपा रहा है। लेकिन पहले नेपाल में आए जल प्रलय की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरें नेपाल के सिंधुपल चौक की है। सैलाब बस्तियों के बीचों बीच बह रहा है। आप देख सकते हैं कि आधा मकान पानी में डूबा हुआ है। यहाँ सैलाब ऐसी तबाही लेकर आया है कि उसके निशान चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं। सैलाब बाइक को बहा कर ले गया। मकान ध्वस्त हो गए। देखिए कैसे सिलेंडर कीचड़ में धंसा हुआ पड़ा है। सैलाब के साथ इतनी मिट्टी आई कि मकान दुकान आधे आधे धंस गए। मध्य नेपाल की नदी में आए सैलाब से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इसमें 3 भारतीय और कुछ चीनी नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल में बादल फटने से ये तबाही आई है और सब कुछ बर्बादी की आगोश में समा गया है। बाढ़ के पानी की तेज रफ्तार से कई पुल टूट गए। मेलमची नदी के किनारे के बसे गांवों में करीब 300 झोपड़ियां बह गईं। वहीं लामजुंग जिले में करीब 15 मकान बह गए। निचले इलाके में करीब 200 घरों पर खतरा है। बड़ी संख्या में लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रखी है। ये तो था नेपाल का डरावना मंजर। अब आपको दिखाते हैं कैसे नेपाल में भारी बारिश और भयंकर बाढ़ के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश के बाद नेपाल से गंडक नदी में 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये है बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें। यहाँ 2 महीने पहले बनी सड़क बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो चुकी है। बाढ़ ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। गांव में बढ़ते पानी के चलते लोग पलायन करने लगे। गंडक के जलस्तर बढ़ने से तटबंध पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की। गंडक नदी तेजी से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसे देखते हुए सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि बिहार के वाल्मीकि नगर में तबाही मचनी शुरू हो गई। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बनाए गए बैराज के सभी 36 फाटक खोलने पड़े हैं। घर, मंदिर, सड़क और खेत सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। लोग घरों में कैद होकर रह गए। कई गांवों में पूरी तरह से पानी घुस चुका है। पूरे जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जून के महीने में ही बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। अभी हम मौजूद हैं गंडक नदी के 70 घाट पुल पर। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है आपकी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन जो गंडक नदी का जो सारण बांध है उसको बचाने के लिए इस बार इस 70 घाट पुल के अप्रोच रोड को काटा जा रहा है ताकि बांध पर दबाव ना पड़े। 4 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में छोड़ा गया है, जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर गांव के लोग जो कि नदी के बांध के अंदर बसे हुए हैं वो ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। एक तो नेपाल का पानी, ऊपर से मानसून की बारिश। महाराजगंज में डबल आफत आन पड़ी है। रोहिंग, चंदन, प्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है, जबकि महाव और झरही नदी का बांध 4 जगहों पर टूटा है। पूरे महाराजगंज जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद डीएम छाता लेकर बाढ़ ग्रस्त इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए डीएम ने कमान संभाली हुई। गाँव में पानी हरियाली मनन के सब कुछ परेशानी है। अच्छा, कहाँ से पानी आ रहा है? पानी पहाड़ से आवत है और कहाँ से? और ये है यूपी के सिद्धार्थनगर के बर्डपुर ब्लॉक की तस्वीरें। गांव में पानी घुस चुका है, घरों में पानी ही पानी है। कूड़ा और घोघी खतरे के निशान से ऊपर बह रही।
यहाँ पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात अब बिगड़ने लगे हैं। आज तक ब्यूरो। फिर से बाढ़ का डर भारत में सामने आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कई ऐसे राज्य हैं जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। यास तूफान अभी गुजरे हुए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रभाव आने वाले दिनों में भारी बारिश का बाढ़ का सबब बन सकता है। पश्चिम बंगाल से भी लगता है कुदरत कुछ ज्यादा ही रूठी हुई है। पहले यास तूफान ने तबाही मचाई और अब मॉनसून के आते ही कुदरत फिर से कहर बरपाने लगी है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। सबसे पहले आपको बंगाल के पुरुलिया के हालात दिखाते हैं। ये देखिए, सालाब कैसे पुल के ऊपर बह रहा है। गाड़ियां सालाब के बीच से होकर गुजर रही हैं, जबकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो पुल पार करने का जोखिम लें या ना लें। हुगली जिले के आरामबाग में सैकड़ों की आबादी अभी से बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बारिश के इस कहर से करीब 3000 लोगों की आबादी प्रभावित है। आरामबाग इलाके में बहने वाली द्वारकेश्वर नदी धीरे धीरे खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। बाढ़ के चलते अब इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। नगर पालिका, पुलिस, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें इलाके में राहत और बचाव का काम कर रही हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बांकुड़ा के नंबर 2 प्रखंड में पुल करीब 5 फुट पानी के नीचे चला गया है और पुल से लोगों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। गंधेश्वरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और निचले इलाकों में लोगों के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी जोरदार बारिश हुई है। कोलकाता के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार कोलकाता में गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में 144 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बुधवार रात से काफी बारिश हो रही है कोलकाता में और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वक्त कॉलेज स्ट्रीट पर काफी पानी जमा हुआ है और जो गाड़ियां जा रहे हैं यहाँ पे वो काफी रिस्क लेके जा रहे हैं। मानसून की पहली बारिश में ही कोलकाता जलमग्न हो गया और इसी के साथ कोलकाता नगर निगम की पोल भी खुल गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों में बंगाल के लगभग सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई तो मौसम सुहाना हो गया, लेकिन मुंबई में भारी बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में जहाज डूब रहा था। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए। देश की राजधानी में भी मौसम बदला और रिमझिम फुहारें बरसने लगी। दिल्ली के आईटीओ, राजीव चौक, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट पर झमाझम बारिश हुई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में ये मानसून की बारिश नहीं है। मानसून अभी 4-5 दिन दूर है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश हुई है और आने वाले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना बना रहने वाला है। जो पंजाब, हरियाणा या जो हमारा हिमालयन स्टेट है, एचपी, उत्तराखंड, ये जो बारिश हो रहा है पश्चिम डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो रहा है, मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम। तो इसीलिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अभी मानसून नहीं आएगा 3 से 4 दिन तक। लेकिन ये बारिश दिल्ली वालों के लिए गर्मी से राहत लेकर आई है। ये मुंबई में कुछ घंटों पहले की तस्वीरें हैं, जब लोअर परेल जैसे इलाकों में इस कदर पानी भर गया कि लोगों का आना जाना दूभर हो गया। मुंबई में ये तस्वीरें आम हैं। जरा सी बारिश में यही हाल हो जाता है। अब एक बार फिर मुंबई में रिमझिम बारिश का सिलसिला चल रहा है और लगता है
कि इंतजामों की पोल खुलने का वक्त फिर आ गया है। कि बीएमसी ने अपने तरफ से दावे तो कर लिए हैं, लेकिन एक बार जब तेज बारिश होगी और मुंबई वासी सड़कों पर जाएंगे तब देखने को मिलेगा, तब आखिरकार पता चलेगा कि आखिर बीएमसी की तैयारी कितनी है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में रायगढ़ के रेवरडांडा पोर्ट की हैं। यहाँ समुद्र की उफनती लहरों के बीच एक बार्ज एमवी मंगलम जहाज फंस गया। इस डूबते जहाज पर 16 लोग सवार थे। बड़ी मुश्किल से इनको बचाया गया। आप रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देख सकते हैं। जहाज के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद चल रही है। लौह अयस्क से लदा एमवी मंगलम कार्गो पोत 16 जून को माल लेकर मुंबई से सलाव जेट्टी रेवदंडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन पहुंचने से पहले ही 1.5 नॉटिकल माइल दूर समंदर में डूबने लगा। पोत पर चालक दल के कुछ 16 लोग तैनात थे। पानी भर जाने से चालक दहशत में आ गया। सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक जहाज सुभद्रा कुमारी चौहान दिघी बंदरगाह से रवाना हुआ और एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत 16 लोगों की जान बचाई गई। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों का हाल आपको बताते हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश और भूस्खलन से लोगों की जान पर बनाई है। पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं और तो और रास्तों में जा रहे लोगों की जिंदगी पर भूस्खलन में बनाई है। मॉनसून अभी ठीक से आया नहीं है और मैदानों से लेकर पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ भरभरा कर गिर पड़ा और पूरा नेशनल हाईवे ही बंद हो गया। देर रात को हुई तेज बारिश के चलते ये भूस्खलन हुआ। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ के रैणी क्षेत्र में 4 दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद भारत तिब्बत बॉर्डर रोड चीन सीमा को जाने वाला एकमात्र मार्ग बंद पड़ा है। चमोली में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन के चलते लोगों की जान अटकी हुई है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, जिसके चलते लाहौल स्पीति में कई लोगों की जान अटक गई। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।